वाला पेज में आना, हमको बहुत खुशी हो रहा है इतना सारा बच्चा लोग को देख के। तुम ही लोग तो असली वॉरियर हो कि ये इतना पैंडेमिक टाइम में भी तुम लोग टाइम निकाल के क्लासेस कर रहे हो। मतलब सरकाजम नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ। पैंडेमिक तो हमको थोड़ा ज़्यादा ना मोर ऑफ एक्सक्यूज बन गया है, मतलब सभी के लिए। क्लाइंट से पैसा मांगो तो सर ऐसा हालत है अभी, आप जान रहे हैं पेमेंट नहीं कर सकते। बच्चा लोग ट्यूशन बुलाओ तो आ नहीं रहा है। किसी को कुछ भी कर रहे हैं तो एक्सक्यूज बना दे रहे हैं। तो हम भी एक्सक्यूज बनाते हैं घर में। घर वाला बोलता है ये सामान लो, बोलते हैं ऐसे बाहर कोरोना है कैसे जा सकते हैं, आप लोग समझिए। चलिए सर, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में 2 ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 लाख। और क्या होता है? 2 परचेजेस होता है। बेसिक जो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है बस उतना ही लिखेंगे। परचेजेस कितना? 2 लाख। उसके बाद क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट में? सेल्स होता है 3 लाख। उसके बाद और क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक होता है। और यहाँ पे क्या होता है सर? अल्टीमेटली ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्या आता है? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। तो बच्चा मैसेज किए जा रहा है, लग रहा है कुछ हुआ है क्या? सर वो मैसेज है कि किसी को आवाज नहीं आ रहा है, कि स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को आवाज़ नहीं आ रहा है? ये कौन स्टूडेंट है जिसको आवाज़ नहीं आ रहा है? सर आवाज़ शायद नहीं वो आ रहा है। दानिश सर, नेटवर्क बहुत इशू है सर, इसलिए आवाज़ डिलेड आ रहा है। हम क्लास में ही हैं सर, आवाज़ नहीं आ रहा है। हाँ प्रॉब्लम हो रहा है सर, आवाज़ कट रहा है। तो तुम फेविक्विक लेके आवाज़ को जोड़ लो। ठीक है दानिश, कोशिश करो, हम लोग सब जंगजू हैं। म्यूट किया, चलो स्टार्ट कर। दानिश थोड़ा मतलब कट करके ज्वाइन करोगे तो हो जाना चाहिए। आई गेस सभी का ठीक हो रहा है, तो तुम्हारा कुछ नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो। चलिए सर, अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट आता है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरा? क्लोजिंग स्टॉक समझ लेते हैं 50,000 है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3,50,000। 3,50,000। क्लोजिंग स्टॉक ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 50,000। ठीक। 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 3,50,000। सर ये ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब ध्यान से देखना, हम लोगों का एक फॉर्मूला है जो इसी अकाउंट से आता है। क्या फॉर्मूला है सर? ओपनिंग प्लस परचेज, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। सर जो इस तरफ है वो ऐड होगा और जो इस तरफ है वो माइनस होगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल। इधर पर है तो सेल, और सेल से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग is equal to cost of goods sold. Sale minus gross profit is cost. Sale minus profit is cost होता है ना, cost of goods sold। अब आते हैं थोड़ा नीचे। सर लेकिन ये जो फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एक फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल, ये दो अलग अलग जगह काम करता है। क्या अलग अलग जगह काम करता है? आइए देखते हैं। एक होता है अमाउंट के टर्म्स में फॉर्मूला, और दूसरा टर्म होता है यूनिट्स के टर्म्स। तो ये हो गया ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे होगा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग
इज इक्वल टू सेल्स। सर ये दो अलग अलग फॉर्मूला दो अलग जगह कैसे यूज होता है, आइए देखते हैं। ओपनिंग यूनिट्स है ना, तो यूनिट्स पे बात करेंगे। सर 1000 बल्ब है मेरे पास, कितना बल्ब है, 1000 बल्ब है, तो 1000 यूनिट बल्ब है मेरे पास। दुकान खोला था, 1000 यूनिट बल्ब दुकान में पड़ा हुआ था। उसके बाद हम और 2000 यूनिट खरीद लिए, तो अब मेरे पास कितना बल्ब हो गया टोटल, 3000 यूनिट। लेकिन जब दुकान बंद कर रहे थे तो मेरे पास सिर्फ 500 यूनिट ही बल्ब बचा हुआ था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2500 यूनिट बल्ब हम सेल कर दिए, 2500 यूनिट का बल्ब हम सेल कर दिए। अब आते हैं अमाउंट के टर्म में बात करते हैं। सर एक बल्ब का दाम कितना है, एक बल्ब का दाम 10 रुपया, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया मेरा 10,000, परचेज हो गया मेरा 20,000, टोटल मेरे हाथ में हो गया 30,000। लेकिन जब दुकान बंद कर रहे थे तो मेरे पास 500 ही बल्ब था, मतलब 5,000 का ही बल्ब था। तो मेरा 25,000 रुपया का बल्ब जो हम खरीदे थे वो हम बेच दिए। कितना में बेचे वो यहाँ नहीं पता, लेकिन हम जो टोटल सेल किया, जो अपना टोटल गुड्स सोल्ड किया है, उसका कॉस्ट 25,000 है। देख रहे हो। अब इसमें हमको प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट सर आप कितना किए, सर एक बल्ब में आप प्रॉफिट 2 रुपया करते हैं, कितना का, 2 रुपया का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 12 रुपया। कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस हो गया 12 रुपये। तो आप प्रॉफिट कितना किए होंगे सर, आप 2500 बल्ब आप सेल किए, कितना बल्ब सेल किए, 2500 बल्ब, और एक बल्ब में 2 रुपया, तो 5000 का प्रॉफिट किया। तो अल्टीमेटली आपका सेल आ जाएगा 30,000। और इसी टेबल को ही हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं सर, ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेज 20,000, क्लोजिंग स्टॉक मेरा 5,000, सेल्स मेरा 30,000, और अल्टीमेटली मेरा आ जाता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इसको आप बैलेंस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 5,000। इसी टेबल को हम लोग इस तरीके से प्रेजेंट कर देंगे। मतलब अगर सर आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे तो आपका प्रॉफिट सही नहीं आएगा। तो ये हो गया अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग एक फॉर्मूला पता चला, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सेल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अब आ जाते हैं सर हम लोग अकाउंट। सर स्टॉक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट सेम होता है, उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि स्टॉक अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता है, स्टॉक अकाउंट अपने आप बैलेंस हो जाता है। टू ओपनिंग स्टॉक 1,00,000, टू परचेजेस 2,00,000, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप स्टॉक अकाउंट में सेल नहीं लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं। और बाय क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक अकाउंट में कोई भी आइटम प्रॉफिट वाला नहीं आएगा, सारा आइटम कॉस्ट वाला आएगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे है, परचेज कॉस्ट पे है, सेल को भी हम लोग कॉस्ट में लिख दिया, सेल से प्रॉफिट हटा दिया। क्या हटा दिया, सेल से प्रॉफिट हटा दिया। सेल से जब प्रॉफिट हटा दिया तो वो क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल। और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लिखेंगे तो इससे सेल मेरा 3,00,000 है, प्रॉफिट मेरा 50,000 है, तो सेल से अगर हम प्रॉफिट हटा देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा जो कि 2.5 लाख होगा, और क्लोजिंग स्टॉक 50,000। और देखेंगे सर हम लोग कोई बैलेंसिंग फिगर आएगा नहीं, और अल्टीमेटली मेरा 3,00,000 रुपया यहाँ भी आ जाएगा और 3,00,000 रुपया यहाँ भी आ जाएगा। तो स्टॉक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं, यहाँ पे सेल लिखते हैं। जस्ट बिकॉज यहाँ पे सेल लिखते हैं, इसमें प्रॉफिट एंटर्ड रहता है, इसलिए मेरा बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट आया था 50,000। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इससे मेरा एकदम सिंपल फॉर्मूला निकल गया, ओपनिंग प्लस परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। और अगर क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ भेज दें तो क्या हो जाएगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, जब हम अमाउंट के टर्म में बात कर रहे हैं।
और जब हम यूनिट के टर्म में बात करेंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल। यूनिट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आता है, सेल आता है। ठीक है, चलिए ये एक कंसेप्ट आप लोग को आज दे दिया। अब दूसरा कंसेप्ट में चलते हैं। दूसरा कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड है। ये जो अभी तक हम पढ़ा रहे थे ये तो क्लास 11-12 का कंसेप्ट था। अब आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट। सर मेरा एक हेड ऑफिस है, एक ब्रांच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी व्हाट्सएप मैसेज वगैरह या कोई दूसरा ऐप खोला हुआ है तो प्लीज़ फॉर द टाइम भी इसको बंद कर देना। ये समझ जाओगे आज का क्लास खत्म हो जाएगा। और ये कस्टमर है। हेड ऑफिस जो गुड्स खरीदता है वो कॉस्ट पे खरीदता है और हेड ऑफिस ये गुड्स ब्रांच को दे देता है। हेड ऑफिस जो ब्रांच को गुड्स देता है उसको हम लोग इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवॉइस प्राइस। और इसको होलसेल प्राइस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होलसेल प्राइस। और इसको हम लोग इनवॉइस प्राइस हो या होलसेल प्राइस हो और एक प्राइस बोल सकते हैं? नहीं, रहते दोनों दो प्राइस। ठीक। ब्रांच क्या करता है अपने कस्टमर को, ब्रांच क्या करता है अपने कस्टमर को ये गुड्स बेचता है। कॉस्ट में कुछ ऐड करके इनवॉइस प्राइस बनता है। कितना ऐड कर दे सर? कॉस्ट प्लस 25% ऐड कर दे। कॉस्ट प्लस 25%। तो इनवॉइस प्राइस मेरा कितना हो गया सर? इनवॉइस प्राइस मेरा हो गया 125 रुपया। अब ब्रांच क्या करता है? कस्टमर को बेचता है। तो हेड ऑफिस ब्रांच को बोलता है कि तुम कस्टमर को जितना में हम तुमको दे रहे हैं उससे ज़्यादा में दो। कभी कभी हेड ऑफिस ब्रांच को बता देता है कि कितना में देना है, या कभी कभी ब्रांच खुद से थोड़ा बढ़ा के बेचता है। हम लोग अज्यूम करते हैं कि हेड ऑफिस बोला है ब्रांच को कि कस्टमर को तुम कॉस्ट प्लस 50% में दो। तो कॉस्ट प्लस 50% कितना हो जाएगा? 100 प्लस 50, 150। सर इसको क्या बोलते हैं? ये वाला प्राइस को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। और कुछ बोल सकते हैं? और लिस्ट प्राइस। नया चीज सीखे सर, लिस्ट प्राइस। ठीक। तो कॉस्ट हो गया, इनवॉइस हो गया और सेलिंग प्राइस निकल गया। इसको ये लोग अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लोग बोले कि कस्टमर का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 50%। कितना है? कॉस्ट प्लस 50%। इसको ये लोग दूसरे तरीका से कैसे बोल सकते थे? ऐसे बोल सकते थे, इनवॉइस प्राइस प्लस 20%. The selling price or the list price is invoice price plus 20%, or the selling price or list price is 20% more of invoice price और 20% एक्स्ट्रा ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो सर उस केस में क्या होता है? इनवॉइस प्राइस मेरा 125 और 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस कितना होगा सर? 125 का 20% हो जाएगा 25, तो फिर भी आ गया 150। तो अलग अलग तरीका से बोल सकते हैं। ठीक है सर। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से सुनिए। एचओ हेड ऑफिस जो गुड्स सेंड किया, मान लो हेड ऑफिस गुड्स सेंड किया 1 लाख रुपए का। कितने का गुड्स सेंड किया? 1 लाख रुपए। अब हमको एक बात बताओ, जो हेड ऑफिस गुड्स सेंड किया 1 लाख रुपए का, ये तो कॉस्ट है। तो इसका इनवॉइस प्राइस कितना होगा? तो बता पाएगा इनवॉइस प्राइस कितना होगा? अगर हेड ऑफिस कॉस्ट 1 लाख रुपया है तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा? सर इनवॉइस प्राइस बहुत सिंपल है, कॉस्ट प्लस 25%। तो हम 1 लाख का 125% निकाल लेंगे। 1 लाख का 125% निकाल लेंगे। सर ऐसे मत लिखिए, आप ऐसे लिखिए। आप क्या किए, यहाँ पे 1 लाख लिखे। 1 लाख कितना परसेंट है? 100% है, तो नीचे 100 लिख दिए और जो निकालना है 125% वो ऊपर लिख दिए। तो ये हो गया 1,25,000। वेरी गुड। दूसरा सवाल, सर अगर कॉस्ट 1 लाख है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा या लिस्ट प्राइस कितना होगा वो बताइए।
कॉस्ट 1 लाख है तो मेरा लिस्ट प्राइस कितना होगा? लिस्ट प्राइस कितना होगा सर? 1 लाख आपका 100% है तो नीचे लिख दीजिए, लिस्ट प्राइस 150% है तो ऊपर लिख दीजिए, हो गया 1.5 लाख। चलिए, अच्छा लगा। ये था अपना केस 1। अब केस 2। केस 1 खत्म हो गया। अब केस 1 का कोई बात नहीं करेंगे हम लोग, अब केस 2 का बात होगा। केस 1 का केस 2 से कोई लेना देना नहीं है, अमाउंट का एटलीस्ट। फिर से आ जाओ केस 2। केस 2 में रेट सब सेम है सर, रेट सब सेम है। रेट सेम है मतलब कॉस्ट अभी भी 100% है, इनवॉइस प्राइस मेरा 125% है, और मेरा सेलिंग प्राइस या लिस्ट प्राइस जो है वो 150%। अब मेरा सेलिंग प्राइस है 3 लाख रुपये। सेलिंग प्राइस ब्रांच जो अपने कस्टमर को सेल किया है वो 3 लाख रुपये, ठीक है। तो कोई मेरे को कॉस्ट कितना होगा वो बता पाएगा? हाँ सर, बहुत सिंपल है। 3 लाख रुपया आपका सेलिंग प्राइस है, 3 लाख रुपया आपका सेलिंग प्राइस है। 3 लाख जो इक्विवेलेंट परसेंटेज है वो नीचे लिख दीजिए। हाँ सर, ये 150% है, ये लिख दिया। और कॉस्ट जो निकालना है वो ऊपर लिख दीजिए। तो कितना हो गया सर? 2 लाख रुपया मेरा कॉस्ट। वेरी गुड सर। सेलिंग प्राइस 3 लाख है तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा? वेरी सिंपल सर, 3 लाख 150% है, 150% नीचे लिख दीजिए और जो निकालना है वो ऊपर लिख दीजिए। 2000 इंटू 100, 2 लाख, 2,50,000 हो रहा है ना? ये सर 2,50,000। तो आप लोगों को अभी हम क्या सिखाया? हम सिखाया कि सेलिंग प्राइस से इनवॉइस प्राइस कैसे निकालते हैं और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। इससे पहले वाले सब्स में कॉस्ट से इनवॉइस प्राइस कैसे निकालते थे और कॉस्ट से सेलिंग प्राइस कैसे निकालते थे। अब केस 3, ये एक्चुअली क्लास 7 का प्रैक्टिस चल रहा है, तुम लोगों को पता, बट बच्चे फंसते यही है इस चैप्टर में, इसीलिए तो 1 to 10 पढ़ाया। केस 3, केस 3 में सर फिर से कॉस्ट मेरा 100% ही है, इनवॉइस प्राइस मेरा 125% ही है, और सेलिंग प्राइस मेरा 150%। ये सारे ऑफ कॉस्ट है। 125% ऑफ कॉस्ट, 150% ऑफ कॉस्ट लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। अब सर आप उनको इनवॉइस प्राइस दे दीजिए। चलिए, इनवॉइस प्राइस है 5 लाख। आप इनवॉइस प्राइस 5 लाख है, आप सेलिंग प्राइस निकाल के दिखाइए। एकदम इजी सर। 5 लाख मेरा इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस कितना परसेंट है? 125% है, तो 125 से डिवाइड कर देंगे। और सेलिंग प्राइस कितना? 150% है, तो 150% ऊपर लिख देंगे। कितना हो रहा है? 6 लाख। 6 लाख हो गया। उसी हिसाब से आपको इनवॉइस प्राइस दिया हो, आप कॉस्ट प्राइस निकाल के दिखाइए। 5 लाख, बताओ नीचे क्या लिखे ऊपर क्या लिखे? सर 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125। 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 125। नीचे 125 आएगा और ऊपर 100 आएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे जेबा का रिस्पांस आ रहा है, आई वांट आप लोग भी, बाकी बच्चे लोग भी थोड़ा थोड़ा रिस्पांस लें, ठीक है। पार्टिसिपेट करो, हमको पता है सबको आंसर पता होता है, ये सारा बेसिक चीज़ है, बट अगर पार्टिसिपेट करोगे ना तो हमको भी अच्छा लगता है थोड़ा पढ़ाने में। एक ही बच्चे का आवाज़ सुनते रहते हैं तो लगता है एक ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ओके, आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे और हमको भी बीजेपी की तरह बिहार में जिताएंगे। आगे बढ़ो। बिहार में सपोर्ट से नहीं जीता था तो कैसे जीता सर? वो नहीं बता सकते। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीता वैसे जीता। चलिए सर, ये तो बेसिक सीख लिया हम लोग। अब हम लोग आ जाते हैं सम्स में। मेथड 3, फाइनल अकाउंट मेथड। सर इसमें क्या बनाना होगा? हम पहले हल्का सा ब्रीफिंग दे दे रहे, इसमें क्या करना होगा हम लोग। सर पहली बार ऐसा होगा कि हमको हेड ऑफिस का और ब्रांच का दोनों का ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा और दोनों का ही प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और ये बनेगा किसके बुक में? ऑब्वियसली सर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में बनेगा।
तो हमको इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में हेड ऑफिस का ट्रेडिंग बनाना होगा और हेड ऑफिस ब्रांच का भी ट्रेडिंग और पीएल बनाना पड़ेगा। सर क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, सब डेटा दिया हुआ, तो दिक्कत कहाँ आएगा? दिक्कत यहाँ आएगा, ये लोग तो सीईओ है ना, ये लोगों को तो बदमाशी करना है, तो दिक्कत यहाँ आएगा, यहाँ और यहाँ। इस सम्स में तो चलो हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक ये लोग दे दिया है, बाकी सम्स में हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस दोनों का ही क्लोजिंग स्टॉक नहीं देगा। तो हम लोग का वर्किंग में यही मेन पार्ट बनेगा कि क्लोजिंग स्टॉक निकालना। और सर क्लोजिंग स्टॉक निकालना बड़ा आसान है सर। कैसे आसान है सर क्लोजिंग स्टॉक निकालना? आइए देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक निकालना कैसे आसान है। सर उसी के लिए तो इतना मेहनत किए थे अभी हम लोग। ये देखिए सर, अगर हमको ओपनिंग पता है, अगर हमको परचेज पता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है तो हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। लेकिन सर हम लोग को तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता है। अरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नथिंग बट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नथिंग बट कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस क्या है सर? कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस ये है। कॉस्ट ऑफ ब्रांच क्या है सर? कॉस्ट ऑफ ब्रांच ये है। कॉस्ट ऑफ कस्टमर क्या है सर? कॉस्ट ऑफ कस्टमर ये है। लेकिन कस्टमर का तो बुक हमको बनाना नहीं है, हमको हेड ऑफिस और ब्रांच बनाना है। तो जब भी हेड ऑफिस का कॉस्ट निकालना होगा तो हमको ये निकालना होगा, और जब भी ब्रांच का कॉस्ट निकालना होगा तो हमको ये वाला निकालना होगा, और इसका तो कभी कॉस्ट निकालना पड़ेगा नहीं। तो सर ओपनिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है, परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉस्ट हम ये वाला फॉर्मूला जो अभी आप पढ़ाएं उसको यूज कर लेंगे, तो अपने आप ओपनिंग प्लस परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यूज करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। बस समझ खत्म। चलिए अब आ जाते रियल लाइफ। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन का टेबल पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर का 4 लाइन रीड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक 1,25,000 14,000, परचेजेस 10,50,000। सर पटना का, पटना जो है, जो ये ब्रांच है, ठीक है, BRANCH, पटना जो ब्रांच है इसका परचेज क्यों नहीं है? अरे ब्रांच परचेज नहीं करता है, ब्रांच को तो हेड ऑफिस गुड्स सेंड करता है। गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना? 3,78,000। हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड किया 3,78,000 का, ठीक है सर। ये इनवॉइस प्राइस पे, ये इनवॉइस प्राइस पे, गुड। सेल दिया हुआ है 10,71,000 और 4,16,000। सर ये सेल क्या है? ये हेड ऑफिस बाहर वालों को जो सेल कर रहा है वो है, और ये सेल क्या है सर? ये ब्रांच जो बाहर वालों को सेल कर रहा है वो है। क्लोजिंग स्टॉक 3,00,000, इसका क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, वर्किंग करके निकाल लेंगे। सैलरी और अदर एक्सपेंस दिया, वो पीएल में चला जाएगा। अब आते हैं ऊपर का लाइन पढ़ते हैं। टेबल में दम नहीं था, टेबल इजी था, टेबल में सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखो। A company has its head office at कोलकाता and a retail branch at पटना। हेड ऑफिस कोलकाता में है और ब्रांच कहाँ है? पटना में। चलिए, इतना गंदा ब्रांच तो कोई भी ना लिखे सर, जैसा आप लिखते हैं। SBI का ब्रांच एकदम गंदा। चलिए, गुड्स आर सोल्ड एट 60% ऑन कॉस्ट। गुड्स आर सोल्ड एट 60% ऑन कॉस्ट। द होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 40%। तो सर इस बार टेबल ऊपर बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए यही बना लेते हैं। हेड ऑफिस ब्रांच को देता है और ब्रांच कस्टमर को देता है। गुड्स सोल्ड हो रहा है कॉस्ट प्लस कितना परसेंट में? 60%, मतलब 160%। द होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 40। होलसेल प्राइस कितना है? कॉस्ट प्लस 40। और सर जनरली हेड ऑफिस ब्रांच को होलसेल प्राइस में ही देता है। अगर क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे, लेकिन जनरली क्वेश्चन बोल भी देता है। गुड्स आर इनवॉइस फ्रॉम कोलकाता हेड ऑफिस टू पटना ब्रांच एट होलसेल प्राइस। क्वेश्चन बोल भी दिया कि कलकत्ते वाले पटना ब्रांच को जो गुड्स भेजते हैं वो होलसेल प्राइस में भेजते हैं, और होलसेल प्राइस कितना है? कॉस्ट प्लस 40%। कहाँ लिखा हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ, कॉस्ट प्लस 40। तो ये होगी 140। और हेड ऑफिस का कॉस्ट क्या है? उसका कॉस्ट है 100 रुपये। तो 100 रुपये का सामान ये इसको भेजा 140 में, और ये भेजता है इसको 160 में, तो 20 रुपये का मुनाफा हो जाता है इसको। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं सर। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक्स एट ऑफिस आर वैल्यूड एट। सर स्टॉक्स मतलब क्या सर? स्टॉक्स मतलब क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एट ऑफिस, ऑफिस मतलब हेड ऑफिस, आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। हेड ऑफिस का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू होता है, होना भी चाहिए सर, हेड ऑफिस कॉस्ट में ही खरीदता है। बट दोज ऑफ ब्रांच आर वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस।
सर ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक है, ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये वाला, वो किस पे वैल्यू होगा? इनवॉइस प्राइस पे। तो हम लोग को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रांच का जब हम लोग आइटम लेंगे, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, तो वो सारा इनवॉइस प्राइस पे होना चाहिए। ठीक। सेल्स एट हेड ऑफिस आर मेड ओनली ऑन होलसेल बेसिस। सर ये जो सेल है ना, ये सेल जो है ये वाला, ये जो सेल है, हेड ऑफिस जो सेल कर रहा है, ये कितना में सेल कर रहा है? आर मेड एट ओनली एट होलसेल बेसिस। होलसेल बेसिस मतलब कॉस्ट प्लस 40%। मतलब सर ये 10,71,000 में, ये 10,71,000 में मेरा 40% का ही प्रॉफिट है। अगर बोल देता कि सेल एट हेड ऑफिस आर मेड एट, सेल्स एट हेड ऑफिस आर मेड एट रिटेल प्राइस या सेलिंग प्राइस, तो ये कितना हो जाता? कॉस्ट प्लस 60%। बट बट हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को भी कॉस्ट प्लस 40 में दे रहा है, और बाहर वाले जो उससे खरीद रहे हैं उसको भी कॉस्ट प्लस 40 में दे रहा है। सर ये तो गलत है ना। अपना ब्रांच को भी तुम कॉस्ट प्लस 40 में दे रहे हो और बाहर वालों को भी कॉस्ट प्लस 40 में दे रहे हो, ये तो गलत है। हाँ, इस सम्स में गलती किया ये लोग। कुछ ऐसा सम्स भी आएगा जहाँ पे हेड ऑफिस अपना ब्रांच को कॉस्ट प्लस 40 में देगा लेकिन बाहर वालों को कॉस्ट प्लस 60 में देगा, ये तो सही है। तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही करेंगे। अगर सर क्वेश्चन बोला नहीं कि हेड ऑफिस जो सेल कर रहा है वो होलसेल प्राइस में कर रहा है कि सेलिंग प्राइस में कर रहा है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि हेड ऑफिस भी सेलिंग प्राइस पे ही कर रहा है, क्योंकि सही तरीका यही है कि ब्रांच को आप कम दाम में दीजिएगा और बाहर वालों को ज़्यादा दाम में दीजिएगा। तो हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट प्लस 40 में देगा, लेकिन अगर हेड ऑफिस के बारे में कुछ नहीं बोला है तो बोलेंगे कि हेड ऑफिस आउटसाइडर को लिस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दैट इज कॉस्ट प्लस 60 में देगा। सर सारा कुछ तो पढ़ लिया, चलिए समझ करते हैं। सारा जग छोड़ क्वेश्चन नंबर 1, पेज हो गया, पेज हो गया, पेज हो गया, पेज 21। तीसरा मेथड शुरू। हेड ऑफिस परसेंटेज नहीं लिखना। ठीक, अभी जो कंसेप्ट दिया वो काम आएगा। इन द बुक्स ऑफ कोलकाता हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट trading and PL account for the year ended 31st March 2014। So solution में देखिए।
कुछ अपने सामने पर्टिकुलर्स। ये हो गया कोलकाता का कॉलम और ये हो गया पटना का कॉलम। ये कोलकाता, ये पटना। फिगर्स हम लिख रहे हैं जल्दी जल्दी करके। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, यहाँ पे हो जाएगा बाय सेल्स और यहाँ पे हो जाएगा बाय क्लोजिंग। आइए एक एक करके। ओपनिंग स्टॉक 1,25,000 और 14, 1,25,000 और यहाँ पे हो गया 14। परचेजेस 10,50,000, परचेजेस हो गया 10,50,000। ओपनिंग स्टॉक का काम खत्म, 14,000, 10,50,000। गुड्स सेंड टू ब्रांच 3,78,000। गुड्स सेंड टू ब्रांच 3,78,000। सर एकदम सिंपल है, अगर गुड्स सेंड कर रहे हैं, गुड्स सेंड कर रहे हैं हेड ऑफिस, तो ब्रांच रिसीव कर रहा है। तो ब्रांच अगर परचेज करता तो यहाँ पे लिखते हैं, अगर ब्रांच रिसीव कर रहा है तो भी यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। और किस पे लिखेंगे सर? हमेशा इनवॉइस प्राइस पे ही लिखेंगे। और सर अगर हेड ऑफिस गुड्स सेंड कर रहा है, मतलब ट्रांसफर कर रहा है, और ट्रांसफर तो सेल की तरह ही होता है, तो उसको हम लोग सेल वाले साइड में लिखेंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 3,78,000। सर जो लोग डिपार्टमेंट वाला सम्स किए उन लोगों को पता है कि ट्रांसफर का एंट्री यही होता है, जो लोग ट्रांसफर करते हैं उसका बाई साइड में लिखाता है और जिनको मिलता है उनका टू साइड में लिखाता है। और सर जो लोग डिपार्टमेंट का सम्स नहीं किए हैं उन लोगों के लिए, जब हम सेल कर रहे हैं तो इस तरफ लिखा रहा है, जब मेरे गोडाउन से माल बाहर जा रहा है तो इस तरफ लिखा रहा है, तो जब हम गुड्स सेंड भी करेंगे तो भी इसी तरफ लिखा है। जब हम रिसीव करते हैं या परचेज करते हैं तो इस तरफ लिखता है, तो जब हम गुड्स रिसीव करेंगे तो इस तरफ ही लिखेंगे। तो ब्रांच रिसीव किया इस तरफ लिखा, और हेड ऑफिस सेल किया तो इस तरफ लिखा, या सेंड किया तो इस तरफ लिखा। सर सेल कितना वो लिख दीजिए, 10,71,000 और 4,16,000। और कुछ आएगा देख लेते। ओपनिंग हो गया, परचेज हो गया, गुड्स सेंड का भी एंट्री हो गया, सेल का भी एंट्री हो गया, क्लोजिंग स्टॉक बच गया, सैलरी अदर एक्सपेंसेस भी लिख देते हैं। सर सैलरी और गुड्स, तो यहाँ आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद ये ऐसे टोटल आएगा यहाँ पे। ऐसे करके लिख देते हैं। और सर अपना सैलरी एक्सपेंसेस तो यहाँ पे आ जाएगा, टू सैलरीज, और यहाँ पे आ जाएगा टू अदर एक्सपेंसेस। सैलरीज कितना है सर? 20 और 12, अदर 5 और 2, 20, 12, 5 और 2। अभी तक कुछ नहीं सीखा हम लोग, ये सब हम लोग को मालूम था। अब सर प्रॉब्लम ये है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमको हेड ऑफिस का दे दिया है, हालांकि नॉर्मल एग्जाम सम्स में नहीं देना चाहिए था, ये भी एग्जाम्स का ही सम्स है, ऑनर्स 2015 में आया, बट 3 लाख रुपये हम रहते तो नहीं देते। ये वाला मिसिंग है, इसको निकालना है। अगर हम ये क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तो अल्टीमेटली मेरा नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा, सम्स खत्म हो जाएगा। तो चलिए सर वर्किंग में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल देते हैं। सर हेड ऑफिस का तो नेट प्रॉफिट हम लोग को आ ही जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, वो लास्ट में कर लेंगे। वर्किंग में चलो, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच। सर ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक किस प्राइस पे होना चाहिए?
सर ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मेरा इनवॉइस प्राइस पे ही होगा। हेड ऑफिस का क्लोजिंग होता है तो कॉस्ट पे होता है। और सर क्वेश्चन भी बोला है स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ हेड ऑफिस आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस बट दोज ऑफ ब्रांच आर वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस। ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू होगा। चलिए सर थोड़ा सा सर क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला आप बता चुके हम लोगों को। ये फॉर्मूला अपना ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग कितना है सर? ओपनिंग दिया हुआ है 14,000, परचेज नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग हो गया 14,000। सर ब्रांच का परचेज कभी होता ही नहीं है, ब्रांच का कभी परचेज होता ही नहीं है। तो ब्रांच का क्या होता है सर? परचेज नहीं होता है तो ब्रांच का अगर परचेज नहीं होगा तो क्या होगा? Goods sent to गुड्स सेंड टू ब्रांच ये होगा। तो आपको ब्रांच में लिखना होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। ओपनिंग प्लस गुड्स सेंड टू ब्रांच। एक्चुअली ये होना चाहिए गुड्स रिसीव बाय ब्रांच, ठीक है। बट सर यहाँ पे सेंट और रिसीव सेम है, यहाँ पे कोई गुड्स इन ट्रांजिट है नहीं तो हम लोग गुड्स सेंड टू ब्रांच ही लिख रहे हैं। और फिर क्लोजिंग हो गया 14,000, गुड्स सेंड किया था 3,78,000। सर ये इन ओपनिंग जो है ओपनिंग स्टॉक है ये इनवॉइस प्राइस पे है, ये 3,78,000 भी इनवॉइस प्राइस पे ही है, आपको क्वेश्चन में बोल दिया था। क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों को नहीं मालूम है, वो वैसे लिख दिया। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट यही तो है। तो आप सेल से अगर प्रॉफिट हटा दीजिएगा, प्रॉफिट का एलिमेंट हटा दीजिएगा तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। आइए सर एक बार ऊपर चलते हैं। ब्रांच का सेल कितना है सर? ब्रांच का सेल है 4,16,000। तो 4,16,000 से अगर प्रॉफिट का एलिमेंट हटा दीजिएगा तो आपका कॉस्ट आ जाएगा, ब्रांच का कॉस्ट आ जाएगा जो इनवॉइस प्राइस। मतलब सर आप बोलना चाह रहे हैं कि सेल जो है ब्रांच का जो सेल वो कस्टमर को किया तो सेल जो है वो 4,16,000 है जो कि 160% है। और आपको ब्रांच का कॉस्ट निकालना है और ब्रांच का कॉस्ट क्या है? इनवॉइस प्राइस। तो ब्रांच का इनवॉइस प्राइस कितना होगा सर? बहुत सिंपल है, ब्रांच का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा 4,16,000, बताओ कोई बताओ जल्दी बताओ, इंटू नहीं बोलेगा कोई, पूरा मेहनत बेकार। जेबा तुम ही बोलो। 20 by 140, I think. सर ये 4,16,000 है, ठीक है। 4,16,000 कितना परसेंट है? 160 है। तो 4,16,000 नीचे आ जाएगा 160 और ऊपर 140। इतना मेहनत क्यों किए थे हम यहाँ पे? फिर ये तीन तीन तरीका का केस क्यों सिखाया? याद आ रहा है? ये 6 लाख था, ये 150% था, हमको 125% निकालना था। तो हम क्या किए थे? सॉरी ये वाला बता देते। ये 3 लाख था, ये 150% था, हमको 125 निकालना था। तो हम क्या किए थे? 3 लाख 150 है तो 150 नीचे और 125 निकालना तो 125 ऊपर। तो सेम तो यहाँ पे भी करना है। ये 160% है, ये 4,16,000 है और हमको 140% निकालना है। तो 4,16,000 डिवाइड बाई 160 इंटू 140, ब्रांच का कॉस्ट निकल गया। ब्रांच का कॉस्ट क्या है सर? ब्रांच का इनवॉइस प्राइस ही ब्रांच का कॉस्ट है। सर ब्रांच का कॉस्ट ब्रांच का इनवॉइस प्राइस कैसे है? क्योंकि ब्रांच को उतने ही रुपया में तो हेड ऑफिस देता है, आप जितना रुपया में खरीदते हैं वही तो आपका कॉस्ट होता है। और ब्रांच 140 रुपया में तो हेड ऑफिस से खरीदता है, तो ब्रांच का कॉस्ट कितना है? 140 रुपया। और 140 रुपया क्या है? इनवॉइस प्राइस। तो ब्रांच का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? 140 बाई 160, 4,16,000 का। तो ये हो जाएगा 4,16,000 इंटू 140 बाई 160। सर 160, 4,16,000 सेल है और सेल हमको पता है सर 160% है।
और ब्रांच का कॉस्ट 140 है, तो हम 140 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी को डाउट है इस पे? कोई भी बच्चा को इस पे डाउट है क्या? अगर डाउट नहीं है तो फिर तुम लोग बता क्यों नहीं पा रहे थे? सर क्लोजिंग स्टॉक 28,000 आएगा क्या? अभी निकाला नहीं है, बट 4,16,000 इंटू 140 बाई 160 सबको क्लियर है? हाँ सर। तो हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। सर 14,000 प्लस 378 28 होगा अदनान। 378 प्लस 14 हो जाएगा 478, 478 482 हो रहा है क्या? 480 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 4,16,000 इंटू 140 बाई 160 कितना हो रहा है? सर प्लीज ऐसे 390 हाँ बोलो। पहले 392 364 होगा। यहाँ पे नहीं सर, वो सामने वाला 14,000 प्लस 378,000। 378 392 हो जाएगा, 382 नहीं होगा, 392 390 490 392 है कर रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा सर? क्लोजिंग स्टॉक 364 और 392 का जो डिफरेंस है 28। क्लोजिंग स्टॉक आ गया 28। किसी को भी बच्चे को इसमें दिक्कत है क्या? ये 4,16,000 140 बाई 160 में प्लीज बता दो, नहीं तो ये चैप्टर तुमको समझ में नहीं आने वाला। जूम करें सबको समझ में आ जाए। स्टॉक हो गया 28,000। प्रॉफिट कितना हो रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट तो बताओगे ना, हम भी देख। हेड ऑफिस का तो वैसे ही बन जाना था, ऐसा सम जनरली आना नहीं चाहिए एग्जाम में इतना इजी। नेट प्रॉफिट 545 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 38। एक चीज हम लोग को ध्यान में रखनी है, वो क्या है? ध्यान से सुनना। क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है? सर हम लोगों को याद है ब्रांच अकाउंट में हम लोग स्टॉक रिजर्व निकाला करते थे ओपनिंग क्लोजिंग से। हम लोग ब्रांच अकाउंट में स्टॉक रिजर्व निकाला करते थे ओपनिंग और क्लोजिंग से, याद है? वहाँ पे तो गुड सेंड से भी निकालते थे, लेकिन सिंस ये हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग से ही स्टॉक रिजर्व निकलेगा। ठीक है? स्टॉक रिजर्व मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको हम लोग निकालते थे। ठीक है? आप लोगों को याद होगा जब आप लोग डिपार्टमेंट अकाउंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक से अनरियलाइज प्रॉफिट निकालते थे, वही सबसे मेन मुद्दा था, उसके बिना हम लोग का सम्स अधूरा रहता था और कोई भी बच्चा का वो वर्किंग सही नहीं होता था, तो उसको 10 में 2 ही मिलता था, 8 नहीं मिलता। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक देख रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट एलिमेंट गया हुआ है। कौन से क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट एलिमेंट होगा सर? सर ये तो कॉस्ट पे है, लेकिन ये जो है ये मेरा 14,000 जो है ये इनवॉइस प्राइस में, इसमें 40% प्रॉफिट है। उसी तरीके से ये तो कॉस्ट पे है, लेकिन ये जो है ये इनवॉइस प्राइस पे, इस पे भी 40% प्रॉफिट है। तो हमको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट एलिमेंट है जिसको हम लोग स्टॉक रिजर्व बोलते आते हैं उसको हटाना होगा।
और सर ये तो हम लोग का रटा हुआ है, हम लोग क्या करते थे, ओपनिंग का स्टॉक रिजर्व यहाँ पे लिख देते थे। सर ये बाय होगा, कितना बार आपको बोला, ओपनिंग का स्टॉक रिजर्व यहाँ पे लिख देते थे, बाय स्टॉक रिजर्व कितना, सर ओपनिंग 14,000 है, 14,000 में प्रॉफिट कितना है 40%, तो 40/140, 40/140 कितना होगा, 4,000 हो जाएगा। उसी हिसाब से टू स्टॉक रिजर्व, ये क्लोजिंग कितना 28,000 है, 28 में भी 40%, तो 40/140, ओपनिंग 14,000, 40/140, सर 4,000, 4,000 कहाँ लिखेंगे सर, हेड ऑफिस के कॉलम में लिखेंगे, ब्रांच के कॉलम में नहीं लिखेंगे। ये 8,000 हेड ऑफिस के कॉलम में लिखेंगे, ब्रांच के कॉलम में नहीं लिखेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रॉफिट एलिमेंट है ना, ये प्रॉफिट एलिमेंट यहाँ पे एंटर किया हुआ है। जब ब्रांच 378 में बेचा, जब हेड ऑफिस 378 में बेचा ब्रांच को, तो हेड ऑफिस अपने कॉलम में एक्स्ट्रा 40% प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट जो बुक हुआ मेरा, ये जो इनवॉइस प्राइस पे बेचा, तो 378, ये तो 140% है, तो ये जो 40% जो प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ, वो 40% यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, एक्स्ट्रा 40%। उस वजह से मेरा प्रॉफिट जो है ये 574 आया, ये बड़ा, और उस वजह से अगर मेरा नेट प्रॉफिट आएगा तो बड़ा हुआ आएगा। तो इस कारण से हमको अपना प्रॉफिट को 8,000 यहाँ लिख के कम करना होगा और 4,000 ओपनिंग का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा अब नेट प्रॉफिट जो है वो सही आएगा। तो सर इसमें नया चीज़ क्या सीखा हम लोग कि स्टॉक रिजर्व सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग पे निकलेगा, और स्टॉक रिजर्व सिर्फ और सिर्फ ब्रांच का ओपनिंग और क्लोजिंग पे निकलेगा, और स्टॉक रिजर्व हम लोग को हेड ऑफिस के कॉलम पे लिखना होगा, ब्रांच के कॉलम पे नहीं लिखना होगा। अब नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है ये बताइए, 845 और 38। सम्स खत्म। आई डोंट थिंक आप लोगों को इस सम्स में दिक्कत हुआ होगा कहीं पे भी, अगर किसी को हुआ भी है तो बता दो। सर एक बार ये स्टॉक रिजर्व वाला वापस समझाइए ना। सर पूरा ही एक बार फिर से समझा दे रहे, ठीक है सर। ये देखिए क्वेश्चन में हमको ओपनिंग स्टॉक दिया था, लिख दिया, परचेज दिया था, लिख दिया, गुड सेंड को के लिए हमको गुड सेंड ब्रांच का साइड में लिखना है परचेज मान के, और सेल मान के हमको कोलकाता वाला साइड में लिखना है। हो गया, सेल हमको दिया होता, सेल हम लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक हमको नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, हमको वर्किंग से निकालना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में तुम्हारा हालांकि दे दिया था लेकिन हेड ऑफिस का, लेकिन क्वेश्चन में जनरली नहीं दिया रहेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। बाकी हमको सैलरी मालूम था, एक्सपेंसेस मालूम था, तो हम सैलरी भी लिख दिया, एक्सपेंसेस भी लिख दिया। अब हम वर्किंग नोट में चले गए क्लोजिंग स्टॉक निकालने। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज, जो मेरा ब्रांच के लिए गुड्स सेंड टू ब्रांच है, माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम सेल से निकाल लिया, सेल मेरा 4,16,000 जो कि 160% है, तो 160% से डिवाइड किया, और ब्रांच का कॉस्ट 140 है, तो 140 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 3,64,000। ओपनिंग मालूम था, गुड्स सेंड मालूम था, लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ गया 28,000 रुपये, तो क्लोजिंग स्टॉक जाके ऊपर में हम लोग लिख दिया। ये हो गया अपना क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिख दिए। अब लास्ट में हमको मालूम है कि जो ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक है और जो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है 14,000 और 28,000, वो कितना परसेंट है, वो 140% है। कितना परसेंट है, 140%। ठीक है, ये भी 140%, और ये अनसोल्ड है। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये अनसोल्ड है। अगर ये सेल हो जाता है तो प्रॉफिट मेरा एडजस्ट हो जाता है, तब मेरा कोई अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं रहता है, क्योंकि जब आप कस्टमर को सेल कर देते हैं तो उससे जो आपको प्रॉफिट हो जाता है वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका कोई क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है, अगर आपका कोई क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड रहता है, सेल मतलब गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक मतलब गुड्स अनसोल्ड, जो गुड्स बिक्री नहीं होता है वही तो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाता है, तो हो गया गुड्स अनसोल्ड। तो अनसोल्ड गुड्स पे आप जो प्रॉफिट कमाए 40%, बट वो प्रॉफिट तो कस्टमर से आप रिकवर अभी तक किए नहीं है, तो वो प्रॉफिट आपका तो अभी तक रियलाइज ही नहीं हुआ है। तो ऐसे प्रॉफिट जो आपका रियलाइज ही नहीं हुआ वो आप अपना बुक में कैसे शो कर सकते हैं,
इसलिए ऐसे प्रॉफिट को हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं। दूसरा लैंग्वेज जो बोले ब्रांच के लैंग्वेज में, ये तो डिपार्टमेंट का लैंग्वेज था, ब्रांच के लैंग्वेज में बोले कि अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट एलिमेंट है 40%, तो उसको हम लोग को स्टॉक रिजर्व के नाम से हटाना पड़ेगा। तो अगर क्लोजिंग में 28,000 है तो 28,000 से हमको 40% हटाना पड़ा। ये 140% है तो नीचे 140 और ऊपर में 40, 40/140 8,000 हो गया। और ओपनिंग मेरा 14,000 है तो 14,000 से अगर हमको स्टॉक रिजर्व हटाना तो 14,000 इंटू 40/140 4,000। सर अब ये 4,000 और 8,000 किस कॉलम में लिखेंगे? सर ये हम लोग को लिखना चाहिए था ब्रांच के कॉलम में, लेकिन हम लोग लिख रहे हैं हेड ऑफिस के कॉलम में। कारण ये है कि हेड ऑफिस के ही कॉलम में मेरा प्रॉफिट इंक्लूडेड है, इसलिए हेड ऑफिस से हटा है। जब ये हेड ऑफिस गुड्स सेंड 378 लिखा तो ये भी तो 140% था। अब इसमें से कुछ गुड्स सेल हो गया और कुछ गुड्स स्टॉक में चला गया। तो जो गुड्स सेल हो गया उससे तो प्रॉफिट रियलाइज हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो गुड्स स्टॉक में चला गया उससे हमको 40% हटाना है। और ये जो 40% प्रॉफिट है कहीं ना कहीं यहाँ पे आया हुआ है। तो अगर हमको इससे हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट का एलिमेंट हटाना तो हमको इस इधर ही पर चार्ज करना होगा 8,000, तभी 8,000 कम होकर मेरा प्रॉफिट आएगा। और ओपनिंग की वजह से 4,000 मेरा एडजस्ट करना पड़ेगा। आई होप आप समझ में आ गया होगा। अभी को डाउट है अदनान? कल कट गया क्या? अब क्लियर है अदनान? सवाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करेंगे हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लास्ट वाला रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4। सर इस मेथड में 4 ही क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 सर ये कब आया? ये 2019 के ऑनर्स में आया, मतलब लास्ट ईयर ही आया ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हम नहीं दिया जानबूझ के, तो हम इसका सोल्यूशन करा दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 है लोकेशन कंपनी विथ हेड ऑफिस एट कोलकाता। कोलकाता में हेड ऑफिस है और मुंबई में इन लोगों का ब्रांच है। इनवॉइस गुड्स टू देयर मुंबई ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। तो सर ये हेड ऑफिस और ये ब्रांच। हेड ऑफिस कॉस्ट में बात करता है और ये इनवॉइस प्राइस में बात करता है, और ये कस्टमर को सेल कर देता है। विच इज द होलसेल प्राइस? सर इनवॉइस प्राइस इज एक्चुअली होलसेल प्राइस, और आप तो पहले भी बता दिए थे इनवॉइस प्राइस इज होलसेल प्राइस। दिस इनवॉइस प्राइस इज कॉस्ट प्लस 40। तो इनवॉइस प्राइस कितना? कॉस्ट प्लस 40%। सर ये डायग्राम आप यहाँ पे बना लीजिए। हेड ऑफिस, ब्रांच, कस्टमर। कॉस्ट 100, होलसेल प्राइस जिसको इनवॉइस प्राइस भी बोलते हैं, कॉस्ट प्लस 40, 140। The branch is required to sell the goods at 125% of invoice price. Sir, selling price कितना है? 125% of invoice price. तो selling price हो गया 125% of invoice price. That is 125% of 140. तो 125% ऑफ 140 कितना हो जाएगा सर? तो बताया 14, 28, 35, 130, 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा।
125% ऑफ 140 160 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं दैट इज कॉस्ट प्लस 60, कॉस्ट 100 और ये 60, कॉस्ट प्लस 60 हो गया 160। ठीक है, तो हेड ऑफिस का प्राइस है 100, हेड ऑफिस का प्राइस है 100, ब्रांच का प्राइस है 140 और हाँ 175 175 इंटू 125 175 है। तो ये हो गया 175। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट प्लस 70। चलो जो बच्चा इतना काम कर लेगा उसके लिए बाकी सब चीज आसान हो जाएगा। अब सर आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में दो चीज हम लोग को बताए थे जो इम्पोर्टेंट था। एक कि हेड ऑफिस और ब्रांच अपना क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू करता है। आप बोले थे हेड ऑफिस कॉस्ट पे करता था और ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे करता था। ठीक है, इस सब में भी अगर बोला तो वैसे ही करेंगे। दूसरा चीज सर आप बोले थे कि हेड ऑफिस जो सेल करता है, पिछले वाले क्वेश्चन में हेड ऑफिस जो सेल किया था वो होलसेल प्राइस पे या इनवॉइस प्राइस पे ही बाहर वालों को सेल कर रहा था। ब्रांच को भी सेंड कर रहा था इनवॉइस प्राइस पे और बाहर वालों को भी सेल कर रहा था होलसेल या इनवॉइस प्राइस पे। लेकिन इस सम्स में ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, तो हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। दूसरा चीज, ब्रांच जो सेल करेगा वो तो रिटेल प्राइस या सेलिंग प्राइस पे ही करेगा। द हेड ऑफिस हाउएवर सेल गुड्स एट होलसेल प्राइस टू कस्टमर। वाह, इसमें भी बोल दिया कि हेड ऑफिस होलसेल प्राइस पे ही सेल कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वैसा नहीं बोलेगा शायद। वो हेड ऑफिस सेल गुड्स एट होलसेल प्राइस। सर होलसेल प्राइस कितना है? होलसेल प्राइस इज एक्चुअली में इनवॉइस प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 40। तो होलसेल प्राइस हो गया मेरा कॉस्ट प्लस 40 140। ठीक। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द प्रॉफिट अर्न बाय हेड ऑफिस एंड ब्रांच, प्रिपेयर अ कॉलमनर ट्रेडिंग अकाउंट। सर इस सम्स में मेरा ये वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हमको इस सम्स में हेड ऑफिस का भी क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, परचेज दिया हुआ, गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है। सर ये कॉस्ट पे दिया हुआ है, इससे पहले वाले सम्स में इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है। गुड्स रिसीव दिया हुआ, सेंड किया है 80,000, रिसीव किया है 1,33,000, तो गुड्स इन ट्रांजिट का चक्कर होगा, देख लेंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सेल ट्रेड एक्सपेंसेस। सर ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग का एक्सपेंसेस नहीं होता, ये पीएल का आइटम होता है। ट्रेड एक्सपेंसेस आर लाइक जनरल एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस। तो ट्रेड एक्सपेंसेस समझ के ट्रेडिंग में मत डाल दो। सेलिंग एक्सपेंसेस, स्टॉक एट एचओ आर वैल्यूड एट कॉस्ट बट ब्रांच आर वैल्यूड एट आईपी। सर इससे पहले वाला सब में यही बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हेड ऑफिस का कॉस्ट पे वैल्यू होगा और ब्रांच का इनवॉइस प्राइस पे वैल्यू होगा। चलिए सर समझ करते हैं। सर क्वेश्चन में कहीं पे भी क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं है हमको, ना हेड ऑफिस का ना ब्रांच का। ऑफ लोकेशन कंपनी, हेड ऑफिस है कोलकाता में। क्या बना रहे हैं हम लोग? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। एग्जाम में पूरा लिखना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st। क्या है, कुछ नहीं दिया? अरे कुछ नहीं दिया, ठीक। फॉर द ईयर एंडेड दुगना खोलता हूँ। ओपनिंग स्टॉक 40 और 35। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया 40,000 35,000। ये हेड ऑफिस, ये ब्रांच, ये हेड ऑफिस, ये ब्रांच। परचेज 3 लाख, तो परचेज 3 लाख लिख दो। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000।
सर गुड्स सेंड टू ब्रांच कहाँ पे लिखते हैं सर? यहाँ पे लिखते हैं बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। सर दोनों जगह सेंड लिखते हैं? हाँ सर, इससे पहले वाले भी सब बताए थे, यहाँ पे भी सेंड, यहाँ पे भी सेंड। सर यहाँ पे जो बाय गुड्स सेंड लिखते हैं वो एचओ में लिखते हैं क्योंकि एचओ का सेल है, और यहाँ पे जो गुड्स सेंड लिखते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि ब्रांच रिसीव करता है। सर दोनों जगह सेंड लिखेंगे? हाँ। और सर इसको लिखेंगे किस पे? हमेशा इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे, हमेशा इनवॉइस प्राइस पे, दोनों जगह इनवॉइस प्राइस पे। सर लेकिन सर क्वेश्चन में जो गुड्स सेंड दिया है वो कॉस्ट पे दिया, उसको इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ कर लेते हैं। सर अगर 80,000 कॉस्ट है मेरा, अगर 80,000 कॉस्ट है मेरा, तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा? इनवॉइस प्राइस 140% है। 80,000 मेरा कॉस्ट है तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा? सर अगर ये 100% है, कॉस्ट है, तो 100 नीचे, और इनवॉइस प्राइस कितना है? 140%। अभी आप ऊपर में लिखे देखो, कॉस्ट 100 और इनवॉइस 140, तो 80,000 अगर कॉस्ट है तो 100 नीचे और 140 ऊपर, कितना हो गया? 1,12,000। 1,12,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,12,000। एक लाख बारह हजार, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1,12,000। चलिए, लेकिन सर क्वेश्चन में एक इन्फो दिया हुआ है, वो इन्फो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी गुड्स रिसीव देता है हम लोग गुड्स इन ट्रांजिट आ जाता है। सर ये 1,12,000 कैसे हो जाएगा? उससे ज़्यादा होना चाहिए। गुड सेंड टू ब्रांड 80,000। एक मिनट, डेटा में तो गलती नहीं है। सर 1,12,000 ही आ रहा है। हाँ 1,12,000 ही आ रहा है, हमको डेटा चेक करना होगा कहीं टाइपिंग एरर तो नहीं हो गया। ये 2019 का ऑनर्स है ना? लोकेशन कंपनी एचओ, कॉस्ट प्लस 40, यहाँ पे तो 80,000 ही है। बड़ा वाला तो 80,000 है। गुड्स एक्स्ट्रा रिसीव कैसे कर सकता है ब्रांच? एक मिनट, हमको 2 मिनट दोगे तुम लोग हमारे?
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, छोटा सा घरेलू काम आ गया था। सर हम लोग एक जगह अटक गए हैं और ये 2019 का जो सोल्यूशन है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है, हमको इसका थोड़ा सोल्यूशन फाइंड करने दो। 80,000 का 140%, 80,000 का 140% तो 1,12,000 ही होगा। 40% मतलब 32,000, 32 प्लस 80 1,12,000। और गुड्स रिसीव फ्रॉम HO 1,33,000, ऐसे कैसे हो सकता है? 1,12,000 सेंड किया, 1,33,000 तो होना नहीं चाहिए। अरे यार आज ही सब कॉल आने का। हेलो, हाँ अच्छा बोलिए। हम ऑनलाइन क्लास के बीच में, बट आप बोल सकते हैं। 5 बजे का टाइम था बट 5:15 हो जाएगा। हम्म अच्छा, ओके अल्लाह। ऐसा होना नहीं चाहिए बट ये साउंड में टेक्निकल एरर है, ठीक है। कुछ 2019 का साउंड में टेक्निकल एरर है। फिर भी हम लोग एक बार कोई दूसरा वेबसाइट से चेक कर ले। तुम लोगों को तो स्क्रीन दिख ही रहा है ना, तो हम एक बार चेक करते हैं 2019 का ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर कहीं और से मिलेगा। 2 जगह हम चेक कर लिए, दोनों जगह 80,000 लिखा हुआ, होना ही नहीं चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। क्रोम खुलो। हम गुड्स सेंड कर रहे हैं 1,12,000 का, वो रिसीव कर रहा है 1,33,000 का, ऐसा कैसे हो सकता है? तो गुड्स इन ट्रांजिट तो है ही नहीं, उल्टा जो हम भेजा वो भी मिल गया और उसको आसमान से बाकी एक्स्ट्रा पैसे गुड्स कैसे मिल सकते? तो ये लोग थोड़ा सा टेक्निकल गलती किया है पेपर टाइप करने में, हमको लगता है। 2019 CU BCom ऑनर्स फाइनेंशियल सेम पेपर देखते मिलता है कि नहीं मिलता। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। उमेश चंद्रा वाला वेबसाइट मिलना चाहिए, सिटी कॉलेज है। उमेश चंद्रा भी 2018 तक ही रखा होगा। हम 2019 का बहुत मेहनत से ढूंढ डाल के कोई ऐप से सब्सक्रिप्शन करके निकाले थे। यहाँ तक हमको याद है। बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। म्यूट किया हुआ क्या? नहीं म्यूट नहीं किया, हम सोच रहे इतना देर से फालतू का बता। नहीं 2018 तक का, 19 का नहीं। ये सम्स तो कर ही लिया मैं, फिल लिमिटेड वाला भी, फिनिक्स लिमिटेड वाला भी। छोड़ दो, हमको सम्स को करेक्ट कर थोड़ा सा, थोड़ा सा। सर ये 80,000 है, ये 1,12,000, इसको 1,00,000 कर दो तो मेरा सम्स करेक्ट हो जाएगा। ये 1,00,000 हो गया। चलिए 1,12,000 का गुड्स रिसीव किया है 1,00,000 का, तो 12,000 का गुड्स कहाँ गया? गुड्स इन ट्रांसिट। कोई काम नहीं है, अभी कोई काम नहीं है, काट दिया। चलो बैक टू क्लास। सॉरी जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है, आई गेस ये 2019 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें ये गलती आ गया बच्चों का, ठीक है। इसका हम एक बार क्लैरिफिकेशन तुम लोग को ग्रुप में बता देंगे। मेरे पास 1-2 वेबसाइट है जहाँ से हम चेक करेंगे।
है भाई, खुल रहा है, देख लो, ये खुल रहा नहीं है। अपना अलग दिमाग है। ठीक, हम लोग डेटा चेंज कर दिया क्वेश्चन का, उसको 1 लाख कर दिया। गुड्स सेंड हुआ 1,12,000 का इनवॉइस प्राइस, और गुड्स रिसीव हुआ है इनवॉइस प्राइस 1 लाख का, तो 12,000 का गुड्स इन ट्रांजिट है। तो गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री कहाँ पे होगा? जो बच्चे लास्ट क्लास किए होंगे उनको पता होगा, तुम लोग को भी सोचो, तुम लोग अगर हम यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड हुआ है 1,12,000 का, कितना का? 1,12,000 का, ठीक है। और गुड्स रिसीव भी हुआ है 1,12,000 का। आप अज्यूम कर रहे हैं कि 1,12,000 का गुड्स रिसीव हुआ, लेकिन वो 1,12,000 में से 1 लाख का गुड्स आपके गोडाउन में आ गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक में रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन 12,000 का गुड्स अभी तक आया नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो 12,000 का गुड्स का हम क्या करेंगे? वो 12,000 का गुड्स जब आ जाएगा तो वो भी क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट बनेगा। सर ये 12,000 आप यहाँ पे लिख तो दिए, लेकिन अभी तक आया नहीं है, ध्यान से देखना। 12,000 आप लिख तो दिए, लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो 12,000 का हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स इन ट्रांजिट, बाय गुड्स इन ट्रांजिट। सर यहाँ 1,12,000 ही लिखेंगे, हाँ यहाँ 1,12,000 ही लिखेंगे। गुड्स 1,12,000 इसको मिलना चाहिए था, मिलेगा आज नहीं तो कल, तो हम लोग लिख दिया। अब उसमें से 12,000 अभी तक नहीं मिला है, तो वो बाय गुड्स इन ट्रांजिट होके 12,000 यहाँ पे लिखा जाएगा। सर ये क्या है? ये सर स्टॉक का पार्ट है, आज नहीं तो कल जब आ जाएगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाना चाहिए, बट अभी जो क्लोजिंग स्टॉक का फिगर आएगा उसमें ये 12,000 ऐड नहीं हुआ, तो इसलिए हम 12,000 अलग से लिख दिया, ऐड नहीं किया। अगर ऐड भी करते तो भी कभी, तो बाय गुड्स इन ट्रांजिट। तो सर हम लोग ये एक चीज़ नया सीखा इस सम्स में कि अगर गुड्स सेंड एट टू ब्रांच और गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओएल दिया रहेगा, तो मेरा गुड्स इन ट्रांजिट आएगा ही आएगा। तो हम गुड्स सेंड टू ब्रांच का इनवॉइस प्राइस निकालेंगे और गुड्स रिसीव का इनवॉइस प्राइस निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया रहा तो ठीक, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरा गुड्स इन ट्रांजिट होगा। कभी भी गुड्स सेंड से गुड्स रिसीव ज़्यादा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि हम सेंड किया है 1,12,000 का गुड्स और वो रिसीव कर लेगा 1,33,000 का गुड्स, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 11-12,000 को रास्ते से कहाँ से आ जाएगा, सरप्लस कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा गुड्स इन ट्रांजिट 12,000 रुपये। बाकी आगे बढ़ते हैं। सेल दिया हुआ है, ट्रेड एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल लिख देते हैं 2,80,000, 157,500, तो सेल हो गया 2,80,000, ये हो गया 157,500। इस तरीके से मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद हो जाएगा टोटल, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर यहाँ पे आएगा मेरा 2 ट्रेड एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस 2 सेलिंग एक्सपेंसेस। क्लास मत छोड़ना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है। कुछ बच्चे क्लास छोड़ चुके हैं आई गेस, बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए, 3 3 6 2 8 1 9 ही बच्चा है, 3-4 बच्चा छोड़ दिया क्लास, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है? 18 11 10 6, 18 11 10 और 6। चलो तो हमको वर्किंग करना पड़ेगा, वर्किंग में क्या निकालना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच का, फिर हेड ऑफिस। चलिए ब्रांच का निकालते हैं। ब्रांच का क्या होना चाहिए? ओपनिंग प्लस परचेज की जगह गुड्स सेंड टू ब्रांच होगा, परचेज की जगह गुड्स सेंड टू ब्रांच होगा,
माइनस क्लोजिंग इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट सर एक चीज ध्यान देखिएगा, ओपनिंग में आपके पास कितना है वो लिख देते हैं, 35,000, 35,000 का गुड्स है। आपको गुड्स सेंड किया गया है 1,12,000 का, ठीक है। आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपको नहीं मालूम है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल से निकल जाएगा। सेल कितना है ब्रांच का, ब्रांच का सेल 157,500, ये 157,500 जो है ब्रांच का सेल है। और ब्रांच सेल किस पे कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे। ब्रांच सेल किस पे कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस आइए देखते हैं, ब्रांच का सेलिंग प्राइस है 175, ब्रांच का सेलिंग प्राइस है 175, और हमको ब्रांच का क्या निकालना है, ब्रांच का कॉस्ट निकालना है जो कि 140 है। तो ये मेरा सेल है, सेल मेरा 175 है तो नीचे लिख दिया, और 140 ऊपर लिख दिया क्योंकि हमको कॉस्ट निकालना है। तो 157,500 इंटू 140 डिवाइड बाई 175, 1,26,000 रुपया मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तुम लोग ध्यान से सुनना, तुम्हारा ओपनिंग 35,000 है, तुमको गुड्स सेंड किया गया 1,12,000 का, तो तुम्हारा हो गया 1,12,000 प्लस 35, तो तुम्हारा अल्टीमेटली जितना तुम सेल कर दिए, जितना गुड्स सेल कर दिए 1,26, तो तुम्हारा क्लोजिंग आना चाहिए। लेकिन सर आप गुड्स सेंड तो किए 1,12,000, लेकिन हम रिसीव नहीं किया 1,12,000, हम तो रिसीव किया है 1,00,000 ही। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक उस 12,000 को एडजस्ट करके आना चाहिए। मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो 12,000 को एडजस्ट करके आएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा यहाँ पे उस पर 12,000 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, वो 12,000 आप अलग से लिख चुके हैं। अगर आप वो 12,000 यहाँ पे नहीं लिखते तो आपका ये जो क्लोजिंग स्टॉक आता वो गुड्स इन ट्रांजिट को इंक्लूड करके आता, लेकिन आपको गुड्स इन ट्रांजिट अलग से लिखना पड़ेगा प्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए। तो आप 12,000 जब लिख दिए तो यहाँ पे आप गुड्स सेंड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप गुड्स सेंड नहीं लिखेंगे, आप एक्चुअली में गुड्स रिसीव्ड लिखेंगे। तो दो तरीका है गुड्स रिसीव लिखने का, एक तरीका है कि गुड्स सेंड करके लेस गुड्स इन ट्रांजिट माइनस कर दीजिए, एक तो तरीका ये है कि गुड्स सेंड से गुड्स इन ट्रांजिट माइनस कर दीजिए, अल्टीमेटली गुड्स रिसीव्ड ही आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच। और क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 1,00,000 रुपया था, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 1,00,000 रुपया। अल्टीमेटली अगर हम क्लोजिंग स्टॉक निकालने जाएंगे तो कितना आएगा सर, 35,000 प्लस 1,00,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1,26। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 9,000। कोई करेक्ट करेगा, 1,35,000 से 26 चला गया, 9,000 हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया मेरा 9,000। ये था सर ब्रांच का, तो ब्रांच का 9,000 लिख देते हैं। अब आ जाते हैं एचओ में। हेड ऑफिस का क्या फॉर्मूला है सर, सेम फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट ध्यान दीजिएगा सर, अगर आप टेबल में पहली बार हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं हेड ऑफिस का, ठीक है, इससे पहले वाला समझ में नहीं निकाला था, तो आपका ओपनिंग आएगा, परचेज आएगा, ओपनिंग आएगा, परचेज आएगा। आप क्या लेस कर रहे हैं यहाँ से, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको गुड्स सेंड टू ब्रांच भी लेस करना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स सेंड टू ब्रांच आपका लेस होगा तभी तो आपका प्रॉपर तरीका से क्लोजिंग स्टॉक आ पाएगा। तो आपको यहाँ से गुड्स सेंड टू ब्रांच भी लेस करना पड़ेगा। प्लस परचेज, जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक लेस कर रहे हैं उसी तरीका से आपको गुड्स सेंड टू ब्रांच भी लेस करना पड़ेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। और एक चीज़ क्या ध्यान में रखना पड़ेगा सर आपको,
क्योंकि आप ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे ले रहे हैं, परचेज भी कॉस्ट पे ले रहे हैं, ये और ये कॉस्ट हेड ऑफिस का है, क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे ले रहे हैं और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कॉस्ट पे ले रहे हैं, तो ये भी गुड सेंड टू ब्रांच भी जो है ये भी एट कॉस्ट होगा, गुड सेंड टू ब्रांच भी एट कॉस्ट होगा। और क्वेश्चन में हमको गुड सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट दिया हुआ है 80,000 रुपया। अगर नहीं दिया होता, इनवॉइस प्राइस दिया रहता है 1,12,000, तो हम बैक कैलकुलेशन करके 80,000 निकाल लेते, तो हमको यहाँ पे 80,000 लिखना पड़ेगा। हो गया मेरा 40, परचेज हो गया 3 लाख, ओपनिंग हो गया 40, परचेज हो गया 3 लाख, गुड सेंड हो गया 80,000 का, क्लोजिंग स्टॉक मालूम नहीं है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा सर, सेल कितना है, सेल है 2,80,000, और हेड ऑफिस सेल कर रहा है, हेड ऑफिस सेल कर रहा है होलसेल प्राइस पे, हाउ एवर सेल गुड्स एट होलसेल प्राइस टू इस कस्टमर, हेड ऑफिस सेल गुड्स एट होलसेल प्राइस टू इस कस्टमर। तो सर ये जो 2,80,000 है ये कितना परसेंट है, ये होलसेल प्राइस है, और होलसेल प्राइस इज इनवॉइस प्राइस, दैट इज 140%। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा 2,80,000 जो कि 140% है, तो डिवाइड बाई 140 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2,80,000 डिवाइड बाई 140 इंटू 100, 2 लाख रुपए। तो ये मैं आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख। यहाँ पे अगर करें तो 3,40,000 माइनस 80, 2,60,000, क्लोजिंग स्टॉक, देयर क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 60,000। तो हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 60,000। सर एक बार फिर से हम लोग को हेड ऑफिस का बता दीजिए, हेड ऑफिस का जब आप लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो आपको ओपनिंग लेना है, परचेज लेना है, क्लोजिंग स्टॉक लेना है, लेकिन साथ में गुड्स सेंड टू ब्रांच भी लेना है एट कॉस्ट, और गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट 80,000 दिया है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो सेल कर रहा है हेड ऑफिस वो होलसेल प्राइस पे कर रहा है या लिस्ट प्राइस पे कर रहा है। अगर होलसेल प्राइस पे कर रहा है तो 140, अगर सेलिंग प्राइस पे कर रहा होता है तो 175 लिखते हैं यहाँ पे। 8,000 हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। जल्दी से कोई ग्रॉस प्रॉफिट बता दो। हम तब तक स्टॉक रिजर्व का काम कर दें। सर स्टॉक रिजर्व ये वाला जो है, ये वाला 35,000 पे निकलेगा, और ये 35,000 कितना परसेंट है, 140%। ये हो जाएगा 40 बाय 1,00,000 निकला है जो प्रॉफिट। कितना हुआ देवा, 1,12,000 एचओ का प्रॉफिट। 1,12,000, 1,12,000, और इसका 31,500। सर स्टॉक रिजर्व निकालना था, आप इसका स्टॉक रिजर्व निकाल दिए, ये ओपनिंग स्टॉक है, तो 35,000 का 40 बाई 140 हो गया 10,000 रुपया। अब क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व निकालना, तो इसका निकालना होगा। सर इसका भी निकालना होगा क्या, हाँ सर, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपको 9,000 का भी निकालना होगा और 12,000 का भी निकालना होगा। तो स्टॉक रिजर्व एक तो क्लोजिंग स्टॉक का निकलेगा और दूसरा गुड्स इन ट्रांजिट का निकलेगा। क्लोजिंग स्टॉक का 9,000 के हिसाब से निकलेगा 40 बाई 140, और गुड्स इन ट्रांजिट का 12,000 के हिसाब से निकलेगा, तो 12,000 इंटू 40 बाई 140 कितना हो रहा है बता दो। सर 25,718। करना पड़ेगा।
कितना हो रहा है सेवा? 9040 बाई 140 2571, ये हो गया 2571 और 12,000 इंटू 40 बाई 140 3429। 3429। तो अल्टीमेटली आ जाएगा मेरा 2 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है? $98,000। सुनाई नहीं दिया। शो में 98,000। 98,000 एचओ में 88 हो रहा मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से 88 हो रहा है, चेक कर लो एक बार। हाँ सर 88 है। ठीक सर, ये सम गुड्स इन ट्रांजिट का था, एक बार देखें कितना बच्चा लोग जिंदा अभी भी। ठीक है सर, ये सम गुड्स इन ट्रांजिट का था। गुड्स इन ट्रांजिट में एक नया चीज़ हम लोग को सीखने पड़ा, और इस सम्स में एक और चीज़ था कि हमको क्लोजिंग स्टॉक जो है हेड ऑफिस का भी नहीं दिया हुआ था। एग्जाम में यही सम्स आएगा, ठीक है, और सारे साल में यही सम्स आया है जब जब आया। ध्यान से सुनना। तो सर इस सम्स को कैसे करेंगे? जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। आपको पहला चीज़ ये ध्यान रखना है कि गुड्स सेंड जो हो रहा है, आपको गुड्स सेंड ही लिखना है। गुड्स सेंड जो हो रहा है तो आपको बाय गुड्स सेंड ही लिखना है, गुड्स रिसीव्ड नहीं लिखना है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,12,000, अगर वो नहीं दिया हुआ, कॉस्ट दिया हुआ, तो आप 1,12,000 निकाल लेंगे, और गुड्स सेंड टू ब्रांच यहाँ पे भी आप 1,12,000 ही लिखेंगे। गुड्स रिसीव क्वेश्चन में दिया हुआ, उसको यूज करके गुड्स इन ट्रांजिट निकाल लेंगे। तो गुड्स इन ट्रांजिट का ऐसे ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे 1,12,000 माइनस 1,00,000, और गुड्स इन ट्रांजिट यहाँ पे 12,000 लिख देंगे। फिर बाकी सारा आइटम जैसा है लिखने के बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन में जाएंगे। जब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन में जाएंगे तो ब्रांच में एक चीज ध्यान रखना है कि हमको अगर इस सम्स में, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट है, तो हमको गुड्स सेंड टू ब्रांच से गुड्स इन ट्रांजिट माइनस करना पड़ेगा, दैट इज गुड्स सेंड रिसीव बाय ब्रांच लिखना पड़ेगा। गुड्स रिसीव करेंगे तभी सही क्लोजिंग स्टॉक आएगा, नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक गलत आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे गुड्स सेंड लिखे होते तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा 12,000 से बढ़ के 21,000 हो जाता, और फिर हम 12,000 अलग से GIT लिख देंगे तो मेरा डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो हमको गुड्स रिसीव लिखना होगा। दूसरा चीज सर, जब हम हेड ऑफिस का कैलकुलेशन करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक बोला था ना कि क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट होगा, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी एट कॉस्ट। तो हमको सारा आइटम कॉस्ट पे लिखना होगा, ये भी कॉस्ट पे, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच भी कॉस्ट पे लिखना पड़ेगा। सर इससे पहले वाला सम्स पे क्यों नहीं किया? अरे इससे पहले वाला सम्स पे क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस का तो दे दिया था, निकाला नहीं था। अगर निकालते तो वहां भी गुड्स सेंड टू ब्रांच माइनस करते और एट कॉस्ट करते, और एट कॉस्ट कितना हो रहा है सर? 80,000 रुपये करके मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 60,000 रुपये। लास्ट में जब हमको PL बनाना है तो PL में स्टॉक रिजर्व बनाते वक्त हमको ये ध्यान रखना होगा कि गुड्स इन ट्रांजिट का भी स्टॉक रिजर्व लेना पड़ेगा, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है, और मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सर 2 सम्स हम लोग किए, आपका इस मेथड में टोटल 4 सम्स है। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हम दे चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 का भी सोल्यूशन हम दे चुके हैं, सॉरी 2 का। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहे हैं और फिर 3 दिखा रहे हैं। सर 2 और 3 में कोई डिफरेंस नहीं है, 2 मेरा उसी तरीका से है जो 4 है। ये देखो, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट 1,12,500, 1,12,500। तो इससे हमको अगर कॉस्ट है तो इनवॉइस प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, और गुड्स रिसीव हुआ है 172, तो एक बार निकाल लेते हैं। ग्रीन लिमिटेड का हेड ऑफिस है कोलकाता में, दिल्ली में उसका ब्रांच है। एट इनवॉइस प्राइस विद इंस्ट्रक्शन टू सेल एट लिस्ट प्राइस, मतलब सर ग्रीन लिमिटेड हेड ऑफिस है, ब्रांच कोलकाता में है, सॉरी ग्रीन हेड ऑफिस कोलकाता में है और ब्रांच दिल्ली में है।
हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड करता है इनवॉइस प्राइस पे, और ब्रांच को बोलता है कि कस्टमर को सेल करो लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। इनवॉइस प्राइस इज 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस एंड द लिस्ट प्राइस इज कॉस्ट प्लस 100%। समझ में नहीं आया सर? ये हेड ऑफिस, यहाँ पे कॉस्ट है सर, ये ब्रांच, यहाँ पे इनवॉइस प्राइस, और सर ये कस्टमर, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, जिसको ये लोग लिस्ट प्राइस बोल रहे हैं। क्लास के शुरू में ही बताया था सर, कॉस्ट कितना है 100 है, लिस्ट प्राइस कितना है, द लिस्ट प्राइस इज कॉस्ट प्लस 100, तो लिस्ट प्राइस इज 100 प्लस 100 200, एंड द इनवॉइस प्राइस इज 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस 20% लेस है लिस्ट प्राइस का, तो इनवॉइस प्राइस कैसे निकलेगा? इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू 20% लेस, तो 200 का 20% लेस मतलब 80% होता है, तो 200 का 80% निकाल दे, या 200 से 20% माइनस कर दे। 200 से 20% ऑफ 200 माइनस कर दे, कितना आ जाएगा सर? 160। तो ये कॉस्ट प्लस 60 हो गया, ये कॉस्ट हो गया, और ये कॉस्ट प्लस 100 हो गया। तो अल्टीमेटली ये जो है, ये इनवॉइस प्राइस में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करना होगा? 160 बनाना होगा, तो 160 और ये 100, हमको जहाँ तक लगता है ये 1,80,000 आएगा। 1,12,500 इंटू 160 डिवाइड बाई 100, 1,80,000। तो गुड्स सेंड किए हैं, इनवॉइस प्राइस मेरा 1,80,000 है, और गुड्स रिसीव हुआ है 1,72,000, तो देयरफॉर जीआईटी कितना हो जाएगा? गुड्स इन ट्रांजिट 1,80,000 सेंड किए और 1,72,000 इनवॉइस प्राइस रिसीव किया। देखो कंपैरिजन इनवॉइस प्राइस पे हो रहा है, ये भी इनवॉइस प्राइस है और ये भी इनवॉइस प्राइस है। कितना? 7,800 7,200 सॉरी 7,200 को मिटाना पड़ेगा। 7,200 मेरा जीआईटी निकल कर आ गया। बाकी सेल, सैलरी, रेंट दिया हुआ, स्टॉक एट हेड ऑफिस आर वैल्यूड एट कॉस्ट एंड दिल्ली ब्रांच आर वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस। दोनों का ही क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, तो पिछले सम्स की तरह ये हो गया। आई होप आपको डाउट होगा तो नीचे सोल्यूशन दिया हुआ, आप सोल्यूशन का हेल्प ले लेंगे। 3 क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, हम डायरेक्ट होमवर्क दे रहे हैं, इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसमें कोई गुड्स इन ट्रांजिट का चक्कर ही नहीं है, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो इस तरीका से ये 4 सम्स आपका एग्जाम में आएगा। सर एक बार हम लोगों को ना ब्रांच का क्वेश्चन दिखाइए तो एग्जाम में कैसा आता है, जो जो बच्चा है उन्हीं लोग को बताते हैं। कौन कौन बच्चा, एक बार आवाज देना। वसीफा जिंदा हो? यस सर। यस, वेरी गुड। फरत अनवर जिंदा हो? शोएब जिंदा हो? अनीशा जिंदा हो? यस था फरत रियाज जिंदा हो? सुमृता? यस सर। हाँ था भाई। यस सर। देवा? सभी जिंदा। तो ये 6-7 बच्चा है, आपको हम लोग ईयर का क्वेश्चन हम दिखा रहे थे ना सर, पिछले साल का ही दिखाइए, 2019 का। हम ना तुमको मतलब जब एग्जाम से पहले जब पढ़ाएंगे ना रिवीजन, तो हम ये भी बता देंगे कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा चैप्टर का रहेगा। हालांकि हम ये बता चुके हैं तुम लोगों को, बट फिर भी बता देंगे। हमेशा पहला क्वेश्चन ब्रांच का रहेगा, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, ये पहला क्वेश्चन ब्रांच का रहता है, और ब्रांच में हमेशा एक ऑप्शन और दिया रहेगा 10 नंबर में। ये देखो, ये पहला क्वेश्चन ब्रांच का, एसकेजी एंड कंपनी लिमिटेड, ये कौन सा मेथड का सम्स है सर? ये देखिए नीचे, ब्रांच एडजस्टमेंट है, ब्रांच प्रॉफिट है, तो ये सेकंड मेथड है, और ये सम्स हम लोग किए हैं एसकेजी का। अगर आप सेकंड मेथड का सम्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको थर्ड मेथड का बना लीजिए, और में थर्ड मेथड है। मतलब सर अगर हम लोग एग्जाम में ब्रांच का कोई भी 2 मेथड करके जाते हैं, एक मेथड छोड़ देते हैं, मेथड 1 और मेथड 3 कर लेते हैं, मेथड 2 छोड़ देते हैं, तो भी हम ब्रांच का 10 नंबर का सम्स करके आ जाएंगे। तो एग्जाम से पहले हम यही सारा छोटा छोटा टेक्निक बताएंगे, जिससे आपको कम टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। जैसे हम बोलेंगे ब्रांच का कोई भी 2 मेथड एकदम अच्छे से करना, एक मेथड को ऊपर ऊपर देखना, ताकि कल को एग्जाम में तुम्हारा अगर आ भी जाए तो 2 में से तो कोई एक ही मेथड करना है, तो तुम मेथड थर्ड तुमको अगर आसान लग रहा है तो ये वाला कर लेना, और मेथड सेकंड आसान लग रहा है तो ये वाला कर लेना। उसके बाद सर ये 10 नंबर मेरा हो गया। उसके बाद हायर परचेज का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये हायर परचेज का क्वेश्चन है। हायर परचेज का क्वेश्चन भी 2 मेथड है, 2 मेथड होता है सर हायर परचेज में। तो सर हायर परचेज का भी टोटल हायर परचेज में हम लोग 3 मेथड पढ़े हैं, जहाँ तक हमको याद है।
तो हायर परचेज में बच्चा अगर कोई एक मेथड करके जाएगा तो भी वो एग्जाम्स का सम्स कर लेगा, क्योंकि तो एक और में दूसरा मेथड पूछता है। तो हम एग्जाम से पहले ये छोटा छोटा टिप्स देंगे आप लोगों को कि कितना कम पढ़ाई में आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। डिपार्टमेंट में कोई ऑप्शन नहीं आएगा, तो डिपार्टमेंट हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। डिपार्टमेंट में कोई ऑप्शन नहीं है और डिपार्टमेंट ईजी है सर, इसमें पूरा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मेरा इन्वेस्टमेंट से है, और इन्वेस्टमेंट से भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट में दो तरीका है, एक तो इक्विटी का है और दूसरा डिबेंचर का है। ये दोनों पढ़ना है और 12-13 ही क्वेश्चन कराए तो इसको कर लेना हम लोग को। क्वेश्चन 5 प्री एंड पोस्ट का है, तो चैप्टर अभी हम लोग का बाकी है, तो 40 नंबर सिक्योर हो गया। उसके बाद ग्रुप बी में हम लोगों का पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहेगा, 15 नंबर का, 2 क्वेश्चन करना होगा। पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो एडमिशन का रहेगा, ठीक है, एडमिशन का रहेगा और रिटायरमेंट का रहेगा। दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो डिसोल्यूशन का रहेगा। तो एग्जाम में डिसोल्यूशन का सम्स तो कंफर्म आएगा ही आएगा। यहाँ पे हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों में से कोई दो भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। तो इन शॉर्ट ग्रुप बी 30 नंबर का और ग्रुप ए 50 नंबर का, टोटल हम लोग का 80 नंबर सिक्योर हो जाएगा कम से कम पढ़ाई में। ब्रांच का 2 मेथड करो, हायर परचेज का 2 मेथड करो, डिपार्टमेंट पूरा कर लो, इन्वेस्टमेंट पूरा कर लो, 40 नंबर सिक्योर। पार्टनरशिप जब छुट्टी लेकर वापस आएंगे तो पूरा 30 नंबर सिक्योर कर देंगे। और 10 नंबर कन्वर्जन है वो तो रटा देंगे, ऐसा कि भूलोगे नहीं। लास्ट का जो 1 महीना रहेगा एग्जाम से पहले, वो 15 दिन पहले हम लोग छुट्टी दे देंगे जिसमें आप घर में पढ़िएगा। और उससे पहले जो 1 महीना पढ़ाएंगे वो 1 महीना में हम सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है और जितना ज़रूरत है पास होने के लिए। कंसेप्ट जितना है रेगुलर क्लास में देते हैं। वहाँ पे हम लोग का टारगेट रहेगा कि सभी बच्चे 80 में एटलीस्ट 70 टच करें। और CU में यकीन जानो, अगर तुम 80 में 70 नंबर सही करके आओगे तो तुमको 70 नंबर देगा वो, बच्चे सही नहीं करके आते। और इंटरनल में अगर तुम 20 में 16-18 ले आते हो तो तुम्हारा 88-89 आ गया। हालांकि मेरा टारगेट है इस बार एक बच्चे को, कम से कम 1-2 बच्चे को 90 क्रॉस करवाएं, और वो हो जाएगा अगर बच्चे साथ देंगे तो। आज का क्लास ओवर हो रहा है। साथ ही साथ हम ये बताना चाह रहे थे कि हम लोग का ब्रांच खत्म हो गया है, ठीक है। हम थोड़ा छुट्टी ले रहे हैं, मेरा एग्जाम 8 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। हम उस टाइम क्लास रिज्यूम कर देंगे और वीक में 3-3 क्लास करके आप लोगों को कराएंगे। और मेरा जहाँ तक हमको मालूम है जनवरी तक आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर का 15 दिन मान के चलते हैं 3 क्लास करके, और जनवरी तक आप लोग अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग का 30 से 35 नंबर और बाकी है। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं। मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिसका भी फी बाकी है नवंबर का प्लीज़ दे देना, क्योंकि अभी हम थोड़ा पढ़ाई में फोकस कर रहे हैं। तो अगर टीचर्स का पेमेंट वगैरह डिले होता है ना तो उसमें एक टेंशन हो जाता है। आज का क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।